तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे भारत का महान्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसके बारे में जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 5 में है और आर्टिकल 76 में है। कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल 76 में भाग 5 में। देखो, एक तो होता है महान्यायवादी और एक होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, महान्यायवादी का जो काम है वो काम है भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देना। यानी कि जो भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? महान्यायवादी। वही महाधिवक्ता की अगर बात करें तो राज्य सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है राज्य सरकार, महाधिवक्ता। क्योंकि आज पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ महान्यायवादी को, तो हम महान्यायवादी के बारे में बात करेंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत में जो महान्यायवादी का पद है उसका उल्लेख भारतीय संविधान में है। भारत में महान्यायवादी को सलाह देने के लिए एक सोलिसिटर जनरल की व्यवस्था की गई है, एक सोलिसिटर जनरल, और सोलिसिटर जनरल के साथ 2 अन्य सोलिसिटर जनरल की व्यवस्था की गई है जो सहायता देंगे महान्यायवादी को। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। और जो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे वो कौन थे? एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़ भारत के प्रथम फर्स्ट महान्यायवादी थे। वर्तमान में है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। और जो सोलिसिटर जनरल है वर्तमान में वो बनाया गया है तुषार मेहता को। तुषार मेहता वर्तमान में सोलिसिटर जनरल है। देखो, भारत में जो महान्यायवादी का पद है वो सृजित किया गया है भारतीय संविधान में, लेकिन जो सोलिसिटर जनरल है उसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। उसे जो सृजित किया गया है वो भारत सरकार के द्वारा सृजित किया गया है। वहीं मैं बात करूं यदि इंग्लैंड और अन्य देशों की, तो वहां पर महान्यायवादी का जो पद है, वहां का जो विधि मंत्री होता है, वहां का जो कानून मंत्री होता है, वही महान्यायवादी का पद ग्रहण करता है। वो महान्यायवादी भी होता है और विधि मंत्री भी होता है। लेकिन भारतीय संविधान में महान्यायवादी को अलग से सृजित किया गया है। यहाँ पर कानून मंत्री अलग है और महान्यायवादी अलग है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 76 में इसके बारे में उल्लेख है। कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है, तो महान्यायवादी, प्रथम विधि अधिकारी भी बोलते हैं इसे, जो कौन होता है? महान्यायवादी। इसका काम क्या है महान्यायवादी का? भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना, विधिक मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, मशवरा देना, ये इसका कार्य है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत सरकार में जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद अनुच्छेद 76 के क्लोज 1 के अनुसार इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पहली बात, प्रश्न यहां से आता है, कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन वो परामर्श से करता है, सलाह से करता है। किसकी सलाह से करता है? मंत्री परिषद की सलाह। मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के क्लोज 1 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसलिए राष्ट्रपति उसे कभी भी उसके पद से हटा सकता है। मैं कार्यकाल की बात करता हूं, भारतीय संविधान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल के बारे में कोई उल्लेख है ही नहीं कि वो कितने दिन तक रहेगा। राष्ट्रपति कभी भी उसे उसके पद से हटा सकता है, या वो कभी भी त्यागपत्र देकर अपने पद से पदमुक्त हो सकता है। या पारंपरिक तौर पर देखा जाए तो क्या होता है कि जो भारत सरकार होती है, जो सरकार की मंत्री परिषद होती है, यदि वो त्यागपत्र दे दे, मंत्री परिषद त्यागपत्र दे दे, तो उसी समय से, या मंत्री परिषद का कार्यकाल समाप्त हो जाए, तो उसी समय से महान्यायवादी का पद, महान्यायवादी का भी कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाएगा। वो महान्यायवादी भी अपने पद से विमुक्त हो जाएगा। यह है उसका कार्यकाल। कार्यकाल का कोई ये नहीं कि वो 5 वर्ष रहेगा, 6 वर्ष रहेगा। कार्यकाल के बारे में कोई उल्लेख है नहीं। वो कितने दिन तक रहेगा? जब तक राष्ट्रपति चाहे, जब तक वो त्यागपत्र ना दे, या फिर जब तक मंत्री परिषद त्यागपत्र ना दे। क्योंकि मंत्री परिषद की सलाह से ही तो वो बनता है, और मंत्री परिषद अगर त्यागपत्र दे देगी तो उसका औचित्य नहीं रहता। अब नेक्स्ट जो सरकार बनेगी वो अपना नया अटॉर्नी जनरल चुनती है। अटॉर्नी जनरल के लिए क्या क्या योग्यताएं, अर्हताएं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो इसके बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है कि भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वही व्यक्ति बन सकता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वह व्यक्ति
महान्यायवादी बन जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए क्या क्या योग्यता है, मैं आपको यहां बता देता हूं। आर्टिकल 124 के क्लोज 3 में, सॉरी, आर्टिकल 124 के क्लोज 3 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यताओं के बारे में बताया गया। पहला, भारत का नागरिक हो। सेकंड, वह कम से कम किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। या फिर तीसरा नंबर आता है, थर्ड है, वह किसी एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो उच्च न्यायालयों में। और जो फोर्थ है, जो महत्वपूर्ण है, वो है राष्ट्रपति की राय में विधि का पारंगत वेत्ता हो, मतलब विधि का अच्छा जानकार हो, तो वह व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बन सकता है, महान्यायवादी बन सकता है। आर्टिकल कौन सा है? 124 में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता है वो उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के महान्यायवादी के अधिकार एवं कर्तव्य। यहां से भी प्रश्न बन जाता है, महत्वपूर्ण यहां मैं लिख देता हूं कि भारत के महान्यायवादी के क्या क्या अधिकार और कर्तव्य हैं। तो आर्टिकल 76 में सब बताया गया है, लेकिन क्लोज 2 में यह बताया गया है कि जो राष्ट्रपति, उसे ऐसे राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी को यदि किसी विषय पर जानकारी देने के लिए कहता है तो भारत सरकार को उस विषय पर जानकारी देगा। पहली बात, भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में, देखो यहां पर मैं, ये प्रश्न आया हुआ है आईएएस में, आर्टिकल 88 किससे संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 88 के अनुसार भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में वहां की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं होता। तो आर्टिकल 88 के अनुसार किस व्यक्ति को भारत की संसद में बोलने का अधिकार है और उसे कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? महान्यायवादी को। यहां से प्रश्न सिविल सर्विस की परीक्षा में बना था। तो आर्टिकल 88 आप याद रखिएगा। भारत का महान्यायवादी भारत के संपूर्ण क्षेत्र में जितने भी उच्च न्यायालय हैं, वहां की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किसी भी न्यायालय में वहां की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है भारत का महान्यायवादी। तो ये महान्यायवादी के अधिकार और कर्तव्य है। देखो, महान्यायवादी का काम ये है कि भारत सरकार के खिलाफ यदि किसी न्यायालय में कोई उनके विरुद्ध कोई न्यायालय में कोई बात प्रस्तुत हो जाता है, तो वहां से भारत सरकार का मतलब जो मेन, जैसे कि प्रधानमंत्री हुआ या कोई अन्य मंत्री तो जाएंगे नहीं, क्योंकि और भी बहुत काम रहते हैं, इसलिए भारत सरकार एक महान्यायवादी को चुनती है। तो भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए वो उन न्यायालयों में जाता है। और भारत सरकार ने जो ये पद दिया हुआ है किसे? महान्यायवादी को। तो ये पूर्णकालिक तो है नहीं कि हमेशा ये व्यक्ति रहेगा ही, ना ही ये सरकारी है, तो इसलिए इसे निजी प्रैक्टिस से भी नहीं रोका गया है। वो अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो भारत सरकार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी बाद में प्रस्तुत नहीं हो सकता। भारत सरकार के विरुद्ध वो कोई भी काम नहीं कर सकता, और ना ही किसी कंपनी, जैसा भारत सरकार ने निश्चित कर रखा है, ना ही किसी कंपनी में कोई पद वो ले सकता है। तो ये भारत के महान्यायवादी के बारे में था कि भारत का महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है, उसके कार्यकाल कितने दिन का है, कार्यकाल का कोई उल्लेख है नहीं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके अधिकार और कर्तव्य क्या है। कई बार यहां से प्रश्न बन जाता है कि भारत का महान्यायवादी किस आर्टिकल के तहत, मैंने अभी बताया संसदीय कार्यवाही में भाग ले सकता है, आर्टिकल 88। भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख, आर्टिकल 76। भारत का महान्यायवादी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो ये महान्यायवादी के बारे में था, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा।